हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट हिंदी हो जाता है, इसके जितने भी क्वेश्चंस यानी 2016 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के, सभी एक ही क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप क्लासेस को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलते हैं, सबसे पहले हम 2016 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का आपका हो जाता है, कबीर के सूफी गुरु कौन थे? तो शेख तकी हैं या अब्दुल समद हैं या मोहम्मद गौस हैं या रहमान हैं? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है शेख तकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है? संस्मरण है, कहानी है, आत्मकथा है, यात्रा वृत्तांत है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आत्मकथा हो जाती है, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा आत्मकथा है। सा ऑप्शन आपका राइट है। मुंशी प्रेमचंद की वो रचना जो अधूरी रह गई, तो कौन सी रचना अधूरी रह गई? मंगलसूत्र या करबला या रंगभूमि या कर्मभूमि? तो मंगलसूत्र ये रचना अधूरी रह गई थी, इसलिए आ ऑप्शन आपका राइट है। रसाल पर्यायवाची शब्द है, कोयल का, पान का, आम का, सगा भाई का? तो रसाल जो आपका हो जाता है वो है आम का, यानी रसाल जो पर्यायवाची हो जाता है वो आम का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, घड़ी साज शब्द है, तो देशज है या संकर शब्द है या विकारी शब्द है या रूढ़ शब्द है? तो संकर शब्द हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 2017 के अब कंप्लीट करेंगे। आपको पता ही है कि 5 क्वेश्चंस आते हैं वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस, और आपके 6 से 11 यानी कि 6 क्वेश्चंस आपके आते हैं अति लघु उत्तरीय टाइप, और आपके 12 से 18 क्वेश्चंस आते हैं लघु उत्तरीय टाइप। और आपको समय कितना मिलता है? तो 1 घंटे का समय मिलता है, और आपको ये सभी क्वेश्चंस करने रहते हैं। सेफ जोन में आने के लिए कम से कम आपको 12 नंबर लाने रहते हैं, और उसके बाद आप जो भी जितने नंबर लाते हैं तो वो आपका परसेंटेज बढ़ाता है। हालांकि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ 12 नंबर की तैयारी नहीं कर रहे हैं, 23 से 24 नंबर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 25 नंबर हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि कभी कभी हो जाता है और कॉन्फिडेंस में चीज़ें हो जाती हैं, या कभी जो है एक ये चीज़ होती है कि कंफ्यूज हो गए, इसमें एक आध क्वेश्चन इधर से उधर हो जाता है। तो 23 से 24 नंबर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए, तो वर्णमाला के आधार पर या लेखन के आधार पर या वार्तालाप के आधार पर या सुलेख के आधार पर? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका आंसर हो जाता है वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा, सुलेख के द्वारा। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए तो वर्णमाला के आधार पर। और वैसे तो अगर भाषा का विकास सबसे अच्छा किया जाना चाहिए यानी किसके आधार पर? तो वार्तालाप के द्वारा। लेकिन छोटे बच्चों की यहाँ पे बात हो रही है तो वर्णमाला के द्वारा यहाँ पे हो जाएगा। रात्रि का पर्याय नहीं है, यहाँ पे जो नहीं है वो सही होगा, यानी यामिनी, विभावरी या रेन, तो ये सभी हैं। ठीक है ना, तो ये सभी हैं, तो इसलिए ये सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, और सौदामिनी नहीं है तो ये आपका राइट हो जाएगा। विमुख का विपरीतार्थक है, विमुख मतलब विमुख का विपरीतार्थक तो उल्टा यानी उन्मुख हो जाएगा। ठीक है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है आंखों से दिखना, जल्दी से उठना, होश में आना, समय पर जागना। तो आंखें खुलने का अर्थ होता है होश में आना। अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो आपको पता है उपसर्ग आगे और प्रत्यय पीछे, तो अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, यानी तो अति, अति ये हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट ईयर भी हो गया, 2017 में 2 बार पेपर हुए थे, तो हम लोगों ने सेकेंड जो है वो पहले कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद फर्स्ट जो है उसको कंप्लीट करेंगे। जिसका जन्म पहले हुआ का अर्थ है अनुज, अग्रज, भ्राता, पितामह, तो इसमें आंसर अग्रज हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी नाम यानी क्या है? आँख का अंधा और नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है गुण के विरुद्ध नाम होना।
अचरज शब्द का तत्सम रूप है तो आश्चर्य हो जाता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तपसी का तद्भव रूप है तो तपसी हो जाएगा, ता खाली पा खाली सा में बड़ी की मात्रा ये हो जाएगा। तो हम लोग सिर्फ आंसर ही आंसर देख रहे हैं क्योंकि फटाफट से आपका रिवीजन हो जाए और आपके टाइम की भी बचत हो जाए और आपका टाइम भी बच जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, सूरदास की रचना है तो सूरदास की रचना साहित्य लहरी हो जाती है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है तो खड़ी बोली हो जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, जो नहीं है वही आपका सही होगा। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा भार्गवी, यही नहीं है। ठीक है, और बाकी आपका भारती और शारदा और वीणा पाड़ी ये सभी हैं, इसलिए ये गलत हो जाएंगे। भिक्षुक में प्रत्यय है, प्रत्यय यानी पीछे, तो उक प्रत्यय है यानी आ ऑप्शन राइट है। लघु शब्द का विपरीतार्थक है यानी लघु का उल्टा यानी दीर्घ हो जाएगा, तो इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कहलाती है तो ईशान कहलाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं तो परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग यानी आगे, तो प्रत्येक यानी प्रति प्लस एक प्रत्येक, तो सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें तो शुद्ध वर्तनी जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना होता है, पहले आप लिख के देख लेंगे उसके बाद मिलान कर लेंगे। ठीक है, तो द ऑप्शन में देखिए इसी तरह से लिखा गया है यानी आपका द ऑप्शन राइट है। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों यानी कि जैसे के तैसे प्रयुक्त होते हैं वे कहे जाते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा तत्सम। ठीक है, और फिर उसके बाद है निम्न में से संयुक्त व्यंजन नहीं है तो छ त्रंग ज्ञा श्रा ये सब है, लेकिन ऋण नहीं है तो यहाँ पे छत्रंग ज्ञा है, तो ये आपके गलत हो जाएंगे और जो गलत है वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि तो तुलसीदास जी हो जाते हैं। साकेत महाकाव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हो जाते हैं। जो परिणाम करने योग्य है के लिए एक शब्द तो प्रणम में क्या, तो परिणम में हो जाएगा, यानी कि जो आपका खा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। आंसू का तत्सम शब्द है तो अश्रु हो जाएगा, यानी कि का ऑप्शन राइट है। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र, यानी कि घा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फटाफट से ये कंप्लीट हुए जा रहे हैं। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि हैं तो कबीरदास जी, और लोकायतन के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाते हैं, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। प्रस्तुत कथन निम्नलिखित लेखों में से किस लेखक का है, तो इसमें आपका हो जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाता है। चित्रक का तद्भव रूप है तो चित्रक का चित्र हो जाता है ना, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर चित्र, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे आपका हो जाता है चित्रक का तद्भव रूप हो जाता है चीता हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द तो आकिंचन हो जाता है। और क्वेश्चन है ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तो ऐसे शब्द तद्भव कहलाते हैं। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो जो नहीं है यानी निहार नीरजा गिल्लू ये सभी हैं, लेकिन ठलवा क्लब नहीं है, तो यही राइट है क्योंकि हमको कहाँ पे जाना है, हमको नेगेटिव के साथ जाना है। पूरी तरह से मना कर देना इसके लिए सटीक मुहावरा है तो अंगूठा दिखाना, पूरी तरह से मना करना यानी अंगूठा दिखाना। मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हो जाते हैं। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है, तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग कौन हो जाता, भाई छात्र हो जाता। अगर छात्र ही नहीं होगा तो आप शिक्षा किसको देंगे। उसके बाद 2023 के क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर यहाँ पे आपके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं, तो सूरदास जी कहे जाते हैं। और अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, रिपीटेड क्वेश्चन है तो एकमात्र सहारा हो जाता है।
और पहाड़ के नीचे की रम यानी समभूमि के लिए एक शब्द है, तो उपत्यका हो जाता है। ठीक है। अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं, तो अभिव्यक्ति के उद्देश्य क्या है? भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, ये सभी हो जाते हैं। यानी कि आपका जो द ऑप्शन है यानी 4 नंबर का ऑप्शन है वो राइट है। और तपसी का तत्भव रूप है तो तपसी हो जाता है। तो इस तरह से आपके सभी वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें फ्रेंड, और जो है अगर सेशन अच्छा लगे तो भाई लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अति लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की तरफ। 12 बाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 12 बाट होना यानी अलग होना, वाक्य प्रयोग कैसे लिखेंगे? सुरेश अपने भाइयों से 12 बाट हो गया। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, आप किसी तरह से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे यही लिखा है तो आप सेम टू सेम आप लिख दें। और अगर आपको सही लगे, चीज़ें याद रहें, तो आप सेम टू सेम भी लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद हो जाता है ता था दा धा का उच्चारण स्थान बताएं। तो ता था दा धा जब आप बोल रहे हैं तो आप बोल के देखें। तो ता था दा यानी जो आपकी ज़बान है वो दांतों से टकरा रही है, यानी ये दंत हो जाते हैं, है ना। आग और हाथी का तत्सम रूप लिखिए। तो आग का अग्नि हो जाता है, हाथी का गज हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका हो जाता है उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं? तो उपकार के बदले में उपकार जो किया जाता है उसको कहते हैं प्रत्युपकार। किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? तो अनौपचारिक भाषा का स्वरूप जो होता है वो अनिश्चित होता है। और अनौपचारिक भाषा कौन होती है? जो हम सीखते नहीं हैं, जो यानी हम इसके लिए कोई बिल नहीं पे करते हैं, कोई टाइम नहीं देते हैं, हम ऐसे ही सीखते चले जाते हैं, वो होती है अनौपचारिक भाषा। और ऐसे ही अनौपचारिक शिक्षा भी होती है जो हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। इसके लिए हमें ना तो कोई निश्चित जगह की ज़रूरत होती है, ना निश्चित शिक्षक की ज़रूरत होती है, हमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ सिखा के जाता ही जाता है ना। उसके बाद है मात्रा किसे कहते हैं? तो मात्रा व्यंजक के साथ स्वर को मिलाने के लिए जो चिन्ह जोड़ा जाता है वो मात्रा कहलाता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है उछा और चितेरा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तो उछा का हो जाता है उत्साह और चितेरा का हो जाता है चित्रकार। जो सबके उपयोग के लिए हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो सार्वजनिक हो जाता है, जैसे कहते हैं वो सार्वजनिक स्थल है। सार्वजनिक का मतलब होता है सब लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा से बोल पंक्ति में प्रयुक्त यानी प्रयुक्त अलंकार हैं। तो उपमा अलंकार है। और उपमा अलंकार कहाँ पर होता है? जो कोई फेमस चीज़ से उसकी उपमा की जा रही हो। तो नील कमल सी मुख प्रभा हो गई ना, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। आकाश का चांद हाथ आना, मुहावरे का अर्थ क्या है? असंभव कार्य का संभव हो जाना। वीणा वादनी वर्दे पंक्ति के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। तो चतुर्दिक यानी दिग्गु समास, क्योंकि जहाँ पर क्या होता है प्रथम पद अंक वाला होता है, नंबर वाला होता है। तो चतुर यानी 4, तो चतुर्दिक हो जाता है। पंचभुज, षष्ठभुज, दशानन, तो जिसमें प्रथम पद में अंक आते हो वो दिग्गु समास होता है। यथाविधि में अविभाव समास होता है। हरिओत जी का पूरा नाम लिखिए। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हो जाता है। उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक यानी उल्टा। उन्नति का अवनति होता है और कृपण का खर्चीला। कृपण यानी कंजूस और खर्चीला यानी खर्च करने वाला। सावन तथा किसान का तत्सम रूप लिखिए। तो सावन का श्रावण हो जाता है और किसान का क्या हो जाता है? कृषक हो जाता है। आंसू काव्य के रचयिता कौन है? तो आंसू काव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आकाश से तारे तोड़ लेना मुहावरे का अर्थ बताते हुए आप अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आकाश से तारे तोड़ लेना यानी असंभव कार्य करना। और वाक्य प्रयोग आप कर सकते हो कि जैसे विश्व कप में पाकिस्तान का भारत से मैच जीतना आकाश से तारे तोड़ लेने के समान है। आप अपने तरीके से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कोकिल एवं कूप शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। तो कोकिल का कोयल हो जाता है, कूप का कुआं हो जाता है। प्र और सा उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाए। तो उपसर्ग यानी आगे होता है, तो जो आगे आप शब्द लगाएंगे प्रा, और उसके बाद आप कुछ ऐसा शब्द जोड़ेंगे जिससे ये कोई अर्थ प्रकट करता हो। तो प्र में कार लगाएंगे तो प्रकार, प्र में हार लगाएंगे तो परहार, ये हो जाता है। सा उपसर्ग में सु प्लस गम सुगम, सु प्लस विचार सुविचार। तो ये चीज़ याद रखिएगा, उपसर्ग आगे होते हैं। अगर उन्होंने कोई वर्ड दे दिया है और कहा है ये उपसर्ग है, तो उसको उपसर्ग मानकर पीछे आप कोई वर्ड लगाएंगे जिससे वो कोई अर्थ प्रकट करता हो। समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो समुद्र के 4 पर्यायवाची हो जाते हैं सागर, रत्नाकर, जलधि, अरोति, ये हो जाते हैं। एक दंत एवं नील कमल में प्रयुक्त समास। तो एक दंत हमने कहा ना कि जो प्रथम पद में क्या हो, नंबर्स हो, अंक हो, यानी एक दंत यानी एक दांत वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, द्विगु समास होगा। और नील कमल तो यानी कर्मधारय समास ये हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और आप लोगों की एक डिस्कशन क्लास भी रहेगी जहाँ पर हम चीज़ों को और भी बहुत ज़्यादा सरल भाषा में समझेंगे, और वो वाला क्लास भी आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और ये आप लोग अगर देख लेते हैं 2016 से 2023 तक का ये क्लास देख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्प कराएगा, प्लस आप डिस्कशन क्लास भी देखिएगा ज़रूर। उसके बाद आपका हो जाता है खाने के दांत और दिखाने के और कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। तो कहावत जो ये हो जाती है, कथनी एवं करनी में अंतर होता है। तो रमेश के खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहिरा हुआ खुदा। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो दोहे की पंक्ति के रचयिता कबीरदास जी हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुष्प तथा बिजली शब्द के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन, मंजरी, प्रसून। यहाँ पे दो दो लिखने हैं तो आप अगर जब दो दो पूछा जाए तो 2 ही लिखिए, 3 पूछा जाए 3 लिखिए। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जितना पूछा जाए आप उतना लिखें। अगर 2 पूछेगा 4 लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसा टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग वर्क कीजिएगा। बिजली का चंचला, चपला, शया, दामिनी, विद्युत, ये हो जाते हैं। जीवन निर्वाह तथा वीणा वादनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। तो जीवन निर्वाह तत्पुरुष समास है और वीणा वादनी बहुब्रीहि समास हो जाता है। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रयोग कीजिए। तो आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। वाक्य क्या है, मेरी बात सुनते ही वो आग बबूला हो गया। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बाहु, छाय। यानी ता और ता, यानी तरनी में ता, तनुजा में ता, तट में ता, तमाल में ता और तरवरी में ता, यानी बार बार ता वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जहाँ पे बार बार वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर 2-2 शब्द बनाए। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय वाले कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उप तथा प्रति, उपसर्ग मतलब आगे, तो आपको आगे तो उप और प्रति लगाना है और उसके बाद कुछ ऐसा जोड़ना है शब्द जिससे वो अर्थ प्रकट करे। तो उप में अपने गृह जोड़ा, उपग्रह हो गया। उप में नाम जोड़ा तो उपनाम हो गया। प्रति में वर्ष जोड़ा तो प्रतिवर्ष हो गया। प्रति में घात जोड़ा तो प्रतिघात हो गया। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जो अनेक अर्थ प्रकट करते हो वो अनेकार्थी शब्द कहे जाएंगे। जैसे आम को आप साधारण भी, मामूली भी कहते हैं। एक फल भी है भाई, आम एक फल भी है जिसको मैंगो कहते हैं। विशेष यानी खास। तो इस तरह से आम के बहुत सारे अनेकार्थी शब्द हो जाते हैं। निर और सम उपसर्ग लगाकर एक एक शब्द बनाए। तो निर्दोष, निर्भय, सम, संग्रह, संस्कार। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो आंखें खुलना, भ्रम दूर करना। समय चूकी, पुनिका, पछतावे। लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी आलसी और भाग्य के भरोसे जो लोग बैठे रहते हैं, जब समय निकल जाता है तब पछताने से कुछ नहीं होता है। यानी समय चूकी, पुनिका, पछतावे।
सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, वो वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। इन्हीं को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। केसर और केसर शब्दों के अर्थ में अंतर बताएं। तो केसर पराग होता है, केसर यानी घोड़े या सिंह के आयाल होते हैं। और इस तरह के भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, देशज शब्द का अर्थ है, उदाहरण से समझाएं। तो जो शब्द हिंदी के साथ अन्य बोलियों में आकर व्यवहार या प्रचलन में है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, मुकुट, हवा आदि। लकीर का फ़कीर होने का यानी लकीर का फ़कीर होना मुहावरे का अर्थ बताएं। तो पुराने रीति रिवाजों पर चलने वाला व्यक्ति या पुरानी बातों पर चलने वाला व्यक्ति। मुखमयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मुख मयंक मंजू सम मंजू मनोहर में उपमा, किसी फेमस चीज से किसी की उपमा करना, किसी को उसके बराबर रखना, उसके जैसा माना। जैसे कहते हैं कि आपका चेहरा बिल्कुल चांद जैसा है, तो वो वाली बात है ना, तो वो उपमा अलंकार हुआ। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ बताएं। तो जिसके पास ज्ञान कम हो और उसका दिखावा अधिक करे, क्योंकि आधा ज्ञान जब किसी के पास होता है ना, तो वो दिखावा बहुत करता है, ऐसा बनावटी वेश धारण करेगा, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा इसको आता है। और एक और पहचान ऐसे बंदों की होती है जो कहते हैं हमें सब कुछ आता है, और जबकि दुनिया में ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जिसको सब कुछ आता हो। हाँ, बहुत चीज़ें आ सकती हैं, वो चीज़ तो मानते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं आ सकता, सब चीज़ें नहीं आ सकती। कोई अगर बहुत बड़ा क्रिकेटर है तो दूसरा कोई इंजीनियर है, तो कोई डॉक्टर है, तो कोई वकील है। बहुत ज़्यादा है कि उसमें 2 स्किल होंगे, बहुत ज़्यादा है उसमें 3 महारत ऐसी होंगी जो वो 3 वर्क बहुत अच्छे से कर लेता होगा। लेकिन चलिए, बहुत सारे वर्क कर लेता होगा, लेकिन सारे वर्क नहीं एक शख्स कर पाता है। उसके बाद है संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य समाधिकरण योजक से जुड़े हों, वह संयुक्त उपवाक्य कहलाते हैं। योजक शब्द जैसे हम कुछ कहते हैं तो किंतु, परंतु, लेकिन आदि से जोड़ते हैं ना, तो वही होते हैं आपके संयुक्त वाक्य। जैसे वो गया तो था, लेकिन वो वापस आ गया। तुम वहाँ गए थे और वापस क्यों आए? इस तरह से। तार सप्तक का संपादक किस समय हुआ? तो ऐसे भाई सन वाले क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए, बहुत ध्यान में रखिए, क्योंकि इसमें ज़रा सी भी अगर 43 और 42 आपने लिखा तो समझ लीजिए वो आपका गलत हो जाता है ना। यानी अच्छे से इसको समझ लीजिए, तुक्के से नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हो जाता है, कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात है? तो मुंशी प्रेमचंद देश ही नहीं दुनिया भर में विख्यात हुए कथा सम्राट के रूप में। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी आत्मकथा हो जाती है, राम ने रावण को मारा, वाक्य को कर्मधार में परिवर्तित कीजिए। तो रावण राम द्वारा मारा गया था, आपको ये लिखना है, ठीक है। जैसे वो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, तो इस तरह से। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिए, मूर्ख होना या मूर्खता पूर्वक कार्य करना। सुलेख किसे कहते हैं? सुलेख यानी सुंदर लेख, सु प्लस लेख यानी सुंदर लेख। अगर इतना पूछा जाए तो आप इतना ही लिखेंगे, अगर सुलेख के बारे में और भी पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं सुलेख लिखने से क्या होता है, तो सभी चीज़ें। बहरहाल ये आपका अति लघु उत्तरीय में पूछा है कि सुलेख किसे कहते हैं, तो सु प्लस लेख अर्थात सुंदर लेख, जो देख कर लिखा जाता है, अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखा जाता है। इससे क्या होता है, हमारी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती है। यही सब आपको लिखना है, ठीक है। किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त पर आप लिख दें, 26 जनवरी पर आप लिख दें, 2 अक्टूबर पर आप लिख दें, तो आप आराम से लिख लेंगे, है ना, अच्छे से। यहाँ पे पूछा गया किसी एक राष्ट्रीय पर 4 पंक्तियाँ लिखिए। तो हमारे देश ने बहुत ज़्यादा कठिन संघर्ष और लंबी पीड़ा झेलने के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति की, बिल्कुल
यही तो हुआ कि लोगों ने कितना झेला है, अपनी जान तक की बाजी लगाकर और देश को आज़ाद कराया है ना। 15 अगस्त हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है, यह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम अभी ये ना भूलें कि हमारा कर्तव्य अब सिर्फ झंडा फहराना और राष्ट्रीय गीत गाना ही नहीं रह गया है। हमें अभी अनेक बंधनों से स्वतंत्र होना है और इसके लिए लंबा संघर्ष करते हुए देश की प्रगति के सोपानों पर हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। तो आप लोग 4 पंक्तियाँ इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। बहुत सारा आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन जब 4 पंक्तियाँ पूछी गई हैं तो आप 4 पंक्तियाँ ही लिखिएगा, ठीक है। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी हो जाती हैं। और तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो सन 1532 ईस्वी में। और संवत की अगर बात की जाए तो 1589। रचना की दृष्टि से शब्द के भेद, तो रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं और आप याद कैसे रखेंगे? जैसे रा, आपका रा हो गया 1, चा हो गया 2 और ना को आप 1 मान लें। रचना तो 1, 2 और 3, तो 3 हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप ट्रिक से चीज़ों को थोड़ा सा याद रखने की कोशिश किया करें तो कन्फ्यूज़न नहीं होती है। तो कौन कौन से हैं? यौगिक शब्द हैं, रूढ़ शब्द हैं और योग रूढ़ शब्द हैं। उसके बाद एक क्रिया किसे कहते हैं? तो किसी भी काम को करने या होने की अवस्था पाई जाती है, जैसे उठना, बैठना, चलना, फिरना, तो ये क्रिया है। मौन वाचन क्या होता है? मौन वाचन मतलब मन ही मन में पढ़ना, बिना आवाज़ के पढ़ना, है ना। तो यही मौन वाचन है। इसकी विशेषता क्या होती है? तो इसमें क्या होता है, हम ज़्यादा चीज़ों को पढ़ लेते हैं मौन वाचन में। इसमें जब हम पढ़ते हैं तो लोग, कोई डिस्टर्ब, हमारे पास में कोई बैठा होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ये विशेषताएं हो जाती हैं। अगर यहाँ पे कमियाँ पूछ लेते तो आप ऐसे बता देते कि भाई कमी ये होती है, अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हमारे में कोई गलती हो रही है तो हम जब तेज़ तेज़ पढ़ेंगे नहीं तो दूसरा जानेगा नहीं, जब जानेगा नहीं वो हमें बताएगा क्या, है ना। तो सबसे बड़ी कमी यही है इसमें। और ये जो होता है ये मौन वाचन, ये बड़े बच्चों के लिए है, छोटे क्लास के लिए नहीं, छोटे क्लास के बच्चों के लिए ये नहीं है। लोकोक्ति की 2 विशेषताएं बताएं। तो लोकोक्ति हास्य और मनोरंजन का साधन होती है। लोकोक्ति समाज की सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए होती है, तो ये लोकोक्ति हो जाती है। उसके बाद लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो गए हैं, तो लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हम चीज़ें बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी हम अपना 100% देते हैं, लेकिन जब आप लाइक करते हैं तो इससे क्या होता है, हम मोटिवेट होते हैं। और कहते हैं नहीं कि मोटिवेट करना बहुत अच्छी बात होती है, और जब आप डिमोटिवेट करते हैं, यानी कि जब आप लाइक नहीं करते हैं तो हम क्या होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, ठीक है। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो समझ लेते हैं। योग रूढ़ शब्द 2 शब्दों के मेल को जब वह सामान्य अर्थ ना प्रकट कर विशेष अर्थ प्रकट करे तो ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, अब दशानन देखिए समान अर्थ तो नहीं प्रकट कर रहा है, वो क्या करेगा, कोई और अर्थ प्रकट करेगा। दशानन यानी 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि कौन, तो रावण। पंकज, ठीक है। तो इस तरह से मुहावरे से आप क्या समझते हैं? तो मुहावरा पूर्ण रूप से अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बातचीत। मुहावरा सहज या नैसर्गिक होता है, इसका रूप परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मुहावरे के प्रयोग से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है, किंतु ये आवश्यक है कि सही मुहावरे का प्रयोग किया जाए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, स्पष्ट कीजिए। आपके अर्थ के आधार पर जो शब्दों के भेद हो जाते हैं वो टोटल हो जाते हैं कितने? तो हो जाते हैं 5। कौन कौन से हो जाते हैं? तो एक हो जाता है एकार्थी शब्द, दूसरा हो जाता है अनेकार्थी शब्द, तीसरा हो जाता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द, चौथा हो जाता है यानी 4 नंबर का हो जाता है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, और 5वें नंबर पे विपरीतार्थक या विलोम शब्द हो जाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है हंस पद एवं समाप्ति सूचक विराम चिन्हों का संकेत बताते हुए उनका प्रयोग सुनिश्चित कीजिए। तो आपको पता है हंस पद कौन होता है, हमने आपको ट्रिक भी बताई थी और फिर से हम डिस्कशन क्लास में और भी इसको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कह चुके हैं आपसे कि ये फास्ट रिवीजन है, तो यहाँ पर हम इसको फटाफट से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद डिस्कशन क्लास में हम इसको बहुत ही बारीकी से आपको समझा देंगे, ठीक है ना। तो हंस पद, इस पद को कहते हैं जब हम कुछ लिखते हैं तो उसको लिखने में हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, इसको त्रुटिपूर्ण भी कहते हैं, त्रुटिपूर्ण चिन्ह या हंस पद कहते हैं।
तो जैसे आपने लिखा यहाँ पे, मान लीजिए राम घर जाता है, तो राम घर जाता है आपको लिखना है, ठीक है। और आपने लिख दिया राम जाता है, ठीक है, राम जाता है, और आप घर गए भूल। अब आप क्या करेंगे भाई, जब आप भूल गए हैं तो यहाँ पे जगह भी नहीं छूटेगी और उतना ही स्पेस छूटेगा जितना आप जब लिखते हैं तो स्पेस छोड़ते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये चिन्ह का यूज़ कर दिया, ठीक है। चिन्ह का यूज़ करने के बाद आप यहाँ पे घर लिख देंगे, तो ये आपका चिन्ह हो जाएगा और आपका जो इस सेंटेंस है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक यानी पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब ये आपका एक डंडा, जो इस तरह से एक लाइन होती है, तो ये समाप्ति सूचक, इसको पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम का मतलब जब आपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया, जैसे वो स्कूल जाता है, तो जाता है के बाद आपने क्या किया, इस चिन्ह का यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग कीजिए। सुकरात ने कहा कि जो मनुष्य मूर्ख हैं और जानता है कि वो मूर्ख है, वो ज्ञानी है, पर जो मूर्ख है और ये नहीं जानते कि वो मूर्ख है, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं, या वो सबसे बड़ा मूर्ख है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। तो सुकरात ने कहा कि जो मनुष्य मूर्ख हैं वो ज्ञानी है, पर जो यहाँ पे देखिए मूर्ख है, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, आपका अल्प विराम रहेगा। सुकरात ने कहा कि, क्योंकि यहाँ पे देखो जोड़ दिया गया है कि से, तो कि जो मनुष्य मूर्ख हैं, और यहाँ पे और से जोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे भी कोई चिन्ह नहीं लगेगा। और जानता है कि, अब देखिए यहाँ पे की से जोड़ दिया गया। देखिए यहाँ पे समझिए कि कहाँ पे आपको चिन्ह लगाने और कहाँ पे चिन्ह नहीं लगाने। देखिए सुकरात ने कहा कि, तो यहाँ पे की से जोड़ दिया गया, तो किसी चिन्ह की ज़रूरत नहीं। जो मनुष्य मूर्ख है, और अब यहाँ पे और से जोड़ दिया गया, तो यहाँ पे भी चिन्ह की ज़रूरत नहीं। और जानता है कि, अब यहाँ पे भी की से जोड़ दिया गया, तो इसलिए यहाँ पर भी नहीं। कि वह मूर्ख है, अब यहाँ पे देखिए कोई की या और ऐसा कुछ नहीं है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, अल्प विराम लगा देंगे। इसको अल्प विराम कहते हैं जब थोड़ा सा रुका जाता है, ठीक है। तो मूर्ख है। अब वह ज्ञानी है, क्या है, वो ज्ञानी है। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि और नहीं है। पर जो मूर्ख है और यह नहीं जानता कि वह मूर्ख है, अब यहाँ पे आप अल्प विराम लगा देंगे, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। अब आप क्या करेंगे, पूर्ण विराम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और पूर्ण विराम तो पहले से ही लगा है यहाँ पे। तो बस इस तरह से आपको वर्क करना है, समझ के, ऐसा नहीं कहीं पर भी आपने लगा दिया तो आपका सही होगा। और लघु में आया है तो आपको सिर्फ चिन्ह लगाने पर आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो आप ये समझ लें कहाँ पर चिन्ह लगते हैं, किस तरह से लगाए जाते हैं, ये चीज़ जब आप समझ लेंगे तब इस तरह के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अनौपचारिक भाषा से क्या तात्पर्य है। तो अनौपचारिक भाषा वो होती है जो आप सीखते नहीं हैं, जो आपकी मातृभाषा होती है वो आप उसमें बोलते हैं। भाई आपकी जो मातृभाषा है, घर की भाषा है, तो क्या उसको कोई सिखाता है, वो तो आप सबको बोलते हुए देखते हैं, वो आप क्या करते हैं, सीख जाते हैं। तो जैसे आप घर में है, किसी से आपको कोई बात करनी है, तो विद रिस्पेक्ट से, उस तरीके से तो नहीं कहेंगे, हालांकि रिस्पेक्ट तो रखनी होती है, ऐसा नहीं अपने बड़ों से बात करने में हमको कैसे करना है, इस तरह से नहीं। लेकिन अनौपचारिक भाषा का मतलब कि अगर आप अपनी मम्मी से कह रहे हैं हमें खाना दे दीजिए, तो ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, आदरणीय मम्मी जी कृपया करके हमें खाना दे दीजिए, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मम्मी खाना दे दीजिए, है ना। और अगर आप ऑफिस में इस तरह से किसी से कोई चीज़ डिमांड करते हैं तो आदरणीय लगाते हैं, कृपया लगाते हैं, प्लीज़ कहते हैं। कोई चीज़ हल्के से अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो आप सॉरी बोलते हैं। तो इस तरह से होता है। तो अनौपचारिक भाषा यही होती है कि जो भाषा आप घर में सीखते हैं और अपनी बोलचाल में उसको यूज़ करते हैं। आपको बस यही लिखना है, इसमें कोई नियम कानून नहीं होते हैं और इसको हम कहीं सीखने नहीं जाते हैं, ये हम अपने परिवेश में रह के चीज़ों को सीख लेते हैं। निबंध का क्या अभिप्राय है। तो निबंध का मतलब क्या होता है। निबंध में देखिए क्या होता है, निबंध आप अपनी भाषा में उसको व्यक्त करते हैं। जैसे किसी ने कहा भाई आप स्वतंत्रता दिवस पर आप निबंध लिखें, या गणतंत्र दिवस पर आप लिखें, या आपसे कहा गया दीपावली पे लिखें, तो आप क्या करते हैं, प्रस्तावना से शुरू करते हैं, फिर उसमें अपनी अभिव्यक्ति को करते हैं और चीज़ों को सीरियल वाइज लिखते हैं।
तो यही तो निबंध होता है, और अपनी भाषा में उसको व्यक्त करते हैं, है ना, कि भाई इस तरह से है, दीपावली है तो दीपों का पर्व है, और क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इस दिन क्या क्या किया जाता है, तो सभी चीज़ें आप लिखते हैं, यानी अपने भावों को व्यक्त करते हैं निबंध में, है ना। तो इस तरह से आप लिख लेंगे। उसके बाद आपका हो जाता है भाषा शिक्षण में सस्वर का क्या महत्व। सस्वर यानी स्वर को क्या करेंगे भाषा शिक्षण में, सस्वर यानी देखिए भाषा शिक्षण में सस्वर का महत्व क्या होता है। जब हम कोई बात कहते हैं या हम अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करना चाहते हैं आप तक, तो हम क्या करते हैं, तेज तेज से बोलते हैं, आपके सामने हम अपनी बातों को पेश करते हैं, रखते हैं, तो वही तो सस्वर वाचन होता है ना। तो हम इस तरह से व्यक्त करते हैं, जैसे हमें वाद विवाद करना है, आपसे बातचीत करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, बातचीत करने के लिए बोलना ज़रूरी होता है, और बोलेंगे कैसे, तो हम सस्वर बोलेंगे। अगर मौन वाचन, भाई हम मौन हैं, खामोश हैं, चुपचाप हैं, तो आप हमारी बात को समझेंगे कि हमारे मन में क्या चल रहा है, नहीं समझेंगे। लेकिन हम ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे, तेज़ बोलेंगे, आप तक वो बात पहुंचाएंगे, तब आप समझेंगे कि हाँ ये शख्स ये चीज़ कह रहा है, ये बात कह रहा है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी अवसर पर वार्ता करते समय जिसका वाचन अच्छा है वो अन्य लोगों की अपेक्षा दूसरों को शीघ्र प्रभावित कर लेता है। यानी क्या होता है, जैसे आप दो लोग हैं, दो जन हैं और आप थर्ड पर्सन हो, ठीक है, आपसे दो जन बात कर रहे हैं, लेकिन आप किस में ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे, उसमें इंटरेस्ट लोगे जो आपको अच्छे ढंग से चीज़ों को बता रहा होगा, अच्छे से चीज़ों को समझा रहा होगा। भले एक ही बात दोनों लोग रखेंगे, लेकिन आपको उसकी बात ज़्यादा समझ में आएगी जिसकी शैली अच्छी होगी, जो अच्छे से आपको चीज़ों को समझा रहा होगा, ठीक है ना। एक ये भी होता है, कहते नहीं बॉडी लैंग्वेज भी बहुत बड़ा महत्व रखती है, प्लस बोलने का जो तरीका होता है वो भी बहुत महत्व रखता है। एक ही बात को दो लोग कह रहे हैं, लेकिन दोनों लोगों में फ़र्क होता है, और लोग इम्प्रेस उसी से होते हैं जिसकी बात में कुछ दम होता है ना। तो इसलिए उसी शख्स से लोग क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उसी शख्स की बात को सुनना पसंद करते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के क्या कारण होते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं, जैसे लिखते समय यानी मनोस्थिति के सामान्य ना होने की अशुद्धियाँ होती हैं। बहुत ज़्यादा जैसे आप बहुत ज़्यादा टाइम तक आपने वर्क किया है, तो जब ज़्यादा टाइम तक वर्क करेंगे तो आपका शरीर जाएगा थक। अब क्या होगा, जब शरीर थक जाएगा तो आपका जो शरीर के साथ मस्तिष्क भी थकता है, यानी आपका माइंड भी थकता है। तब आप में क्या होंगी, त्रुटियाँ होने लगती हैं, अशुद्धियाँ होने लगती हैं, और आपका और चीज़ें क्या हो जाती हैं, जैसे ज़्यादा टाइम तक आपने काम किया तब भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, आपको ज्ञान नहीं है तब भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। त्रुटिपूर्ण कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपके नोट्स है उसमें कोई त्रुटि है, तो उसी त्रुटि को आपने पढ़ा तो वो भी अशुद्धि हो जाती है ना। अगर व्याकरण का आपको ज्ञान नहीं, वही ज्ञान में तो सभी चीज़ें आ जाती है, अगर व्याकरण का ज्ञान नहीं है तब भी आप में त्रुटियाँ रहेंगी। तो इस तरह से आप अच्छे से लिख सकते हैं कि अशुद्धियाँ कैसे होती हैं। तो अशुद्धियाँ कई कारणों से हो सकती हैं, अगर आप थके हैं तब भी, आप में कोई कमी है तब भी, आप में ज्ञान कम है तब भी, ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप अच्छे से लिख लेंगे। और उसके बाद हो जाता है बच्चों में कहानी लेखन के प्रति कल्पना व चिंतन का कौशल किस प्रकार विकसित किया जा सकता है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों में क्या होता है, कहानी लेखन के प्रति, जैसे बच्चों को जब कहानी सुनाते हैं तो बच्चा क्या करता है, कल्पना में बह जाता है। ऐसा नहीं है कि वहीं पे सब कुछ इकट्ठा है। अगर आप राजा रानी की सुनाएंगे तो राजा रानी वहाँ पे हैं, या आप किसी पशु के बारे में कि एक शेर था और जंगल में घूम रहा था भोजन की तलाश में, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे शेर आ गया, वहाँ पे जंगल आ गया, वहाँ पे भोजन आ गया, नहीं। आपने बच्चे को कहाँ पे कर दिया, बच्चा कल्पना में चला गया, उसके जो वो कल्पना में सोच रहा है कि इस तरह से शेर होगा, इस तरह से जंगल होगा, इस तरह से वो भोजन ढूंढ रहा होगा। तो इससे क्या होता है, इसमें कहानी में कल्पना शक्ति का विकास होता है, ठीक है। और चिंतन भी वो करता है भाई, चिंतन जब कल्पना करेगा तो सोचेगा भी, उसमें चिंतन भी करेगा। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से लिख सकते हैं। कारक किसे कहते हैं, अपादान कारक को संक्षेप में लिखें। तो जो आपका कारक हो जाता है, ठीक है ना, तो कारक जो है वो टोटल होते हैं 8। कारक कितने होते हैं, तो टोटल होते हैं 8। कौन कौन से होते हैं,
तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये आपके टोटल 8 हो जाते हैं। आप इनको याद कैसे रखेंगे? तो कर्ता ने यानी कर्ता का जो चिन्ह होता है वो ने होता है, यानी किसी ने कोई काम किया है। अब या राम ने वो काम किया है, या राम ने खाना बनाया है ना, या राम ने खाना खाया है, तो यानी ने उसमें आया। तो कर्ता ने, कर्म को, उस काम को किसने किया? तो सीता ने उस काम को किया, यानी कर्म किया। तो कर्म का जो चिन्ह होता है वो को होता है। करण से यानी किसी के साथ में या किसी से, अब आपने क्या किया? किसी से वार किया, जैसे कोई आपका कोई स्टिक हो जाती है, उससे आपने वार किया, तो उससे यानी स्टिक से, है ना, तो वो उससे हो जाता है करण। अब यहाँ पे संप्रदान के लिए, किसी के लिए आपने किया। अपादान यानी उससे अलग होने से अपादान हो जाता है। उसके बाद संबंध का, की, के और रारी रे, अधिकरण में पर और संबोधन है, अरे भो, ये सब हो जाता है। तो याद आप कैसे रखेंगे, हम ये आपको बता देते हैं शॉर्ट में। तो कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, अधिकरण में पर, संबोधन है, अरे भो, ये सब हो जाते हैं। तो अब आपको पता हो गया कि आपके जो कारक हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं, वो हो जाते हैं 8। ठीक है। और अपादान का पूछ रहे हैं, तो अपादान का मतलब होता है अलग होना। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से क्या हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए ये अपादान है। या छत से बिल्ली कूदी, तो छत से वो क्या हो रहा है? बिल्ली अलग हो रही है। तो इस तरह से आप अपादान के बारे में लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दिया है अपादान कारक को संक्षेप में समझाएं। और कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कारक किसे कहते हैं, 2 के नाम लिखकर एग्जाम्पल दें, या अब यहाँ पे नाम लिख दिया तो आपको नाम के अकॉर्डिंग वर्क करना रहेगा। जैसा क्वेश्चन आया वैसा आप लोग वर्क कर लीजिएगा। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताएं, तो आपका उपसर्ग यानी आगे और प्रत्यय यानी पीछे। तो बस आप इतना याद रखेंगे और आप वर्क कर लेंगे। आरंभिक स्तर पर बच्चों में पठन क्षमता कैसे विकसित की जा सकती है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो भाई बच्चों में आरंभिक स्तर पर बच्चा गया है, अभी उसको कुछ नहीं आता है, वो घर से गया है मातृभाषा सीखकर, जो उसकी मम्मी बोलती थी वही भाषा वो लेकर, यानी पहले तो वो मम्मी के संपर्क में आता है, यानी अपनी माता के संपर्क में आता है, उसके बाद अपने परिवारजनों के संपर्क में आता है। तो घर में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा बच्चा स्कूल लेकर गया है। तो सबसे पहले तो आपको उस भाषा की यानी भाषा की रिस्पेक्ट करनी है। अगर वो बच्चा उसी भाषा में सीख पा रहा है तो आपको उसी भाषा में उसको सिखाना है। ऐसा नहीं कि उसको आपको डांटना है, कहना नहीं वो भाषा घर पे छोड़ के आया करो, यहाँ पे हम जैसे बोलते हैं वैसे आपको बोलना है, ऐसा कुछ नहीं। वो जैसे बोल रहा है आप उसको बोलने दें, उसकी मातृभाषा की रिस्पेक्ट करें और उसको सिखाएं। वो सीखने गया है, ठीक है। अब जब सीखेगा तभी तो उसमें परिवर्तन होगा। अभी उसने जब कुछ सीखा ही नहीं, उसको घर के अलावा और कुछ पता ही नहीं है, तो जो चीज़ घर से लेके गया है वही तो उसके पास है ना। तो यही चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे गद्य और पद्य में अंतर। तो गद्य और पद्य तो आपको पता है कि जो गद्य होता है, जैसे आपकी कहानी हो जाती है वो गद्य में होती हैं, पद्य में आपकी कविताएं हो जाती हैं। तो गद्य में क्या होता है, गद्य में विराम चिन्हों का यूज़ किया जाता है, पद्य में इनका कोई रोल नहीं होता है ज़्यादा। और गद्य में आपका क्या हो जाता है कि गद्य को आप ऐसे ही पढ़ते हो, जैसे कहानी पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो, भाई एक राजा था एक रानी थी, इस तरह से आप पढ़ते हो। और पद्य में जो कविताएं होती हैं उनको गा कर पढ़ते हो, लय से पढ़ते हो। तो यही चीज़ें आपको लिखनी है। लेखन कार्य करते समय कागज़ और आँखों के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, तो कम से कम 1 फीट। और आप जब बैठते हैं टेबल यानी चेयर पर बैठते हैं तो आपको कैसे क्या स्ट्रेट ऐसे बैठना चाहिए, इस तरह से बैठना चाहिए। और प्लस आपको कम से कम 1 फुट की दूरी रखनी चाहिए, इतनी 12 इंच। 1 फुट कितना होता है, 12 इंच होता है ना, इतना आपको रखना है। और आपको लेख लिखना है, यही चीज़ें आपको लिख देनी है। उसके बाद है किन्हीं 4 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित, तो इसमें पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, हंस पद, सबके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो इन चिन्हों को आप लोग लिख देंगे और ये भी आप लिख देंगे कि कहाँ पर किस चिन्ह का यूज़ होता है। जैसे आपका पूर्ण विराम है तो आप जब पूर्ण विराम का चिन्ह इस तरह से होता है, जब आप सेंटेंस को कंप्लीट कर लेते हैं तो पूर्ण विराम लगाते हैं। ज़रूरी नहीं है सेंटेंस छोटा या बड़ा है, जब भी आपने अपनी बात को कंप्लीट किया है तो पूर्ण विराम लगाएंगे। अल्प विराम यानी इस तरह से चिन्ह होता है जब 2 लोगों का नाम साथ
साथ में लेंगे तो बीच में आप इस चिन्ह का यानी इस चिन्ह का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह बहुत पूछा जाता है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह आपका हो जाता है कोई खुशी की बात आपने सुन ली, कोई दुख की बात आपने सुन ली, हर्षोल्लास वाली कोई बात सुन ली, तो आपको ये करना है। जैसे अरे वाह मज़ा आ गया, तो आपको ये चिन्ह लगाना है। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, बड़े दुख की बात है, तब भी इसी चिन्ह का यूज़ होगा। तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाता है। उसके बाद प्रश्न चिन्ह इस तरह से हो जाता है कि आपने कोई क्वेश्चन किया, जैसे राम क्या स्कूल गया था, तो क्या स्कूल गया था यानी क्वेश्चन पूछा, तो इस चिन्ह का यूज़ करेंगे। हंस पद यानी त्रुटिपूर्ण चिन्ह, तो जब कोई त्रुटि हो जाती, कोई गलती हो जाती, अपनी गलती की भरपाई करने के लिए समझ लीजिए इस चिन्ह का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से 4 चिन्ह पूछे जा रहे हैं, तो आप 4 चिन्हों के बारे में आराम से लिख सकते हैं। मिश्रित वाक्य को उदाहरण से समझाएं, तो मिश्रित यानी क्या, मिले हुए शब्द है ना, मिश्रित, तो इनके बारे में आप लिख देंगे। इनको जोड़ा जाता है किंतु परंतु लेकिन, इस तरह से जोड़ा जाता है, राम विद्यालय गया था लेकिन वहाँ से वापस चला आया, इस तरह से। सामयिक पद किसे कहते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। सामयिक पद जब 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है। कैसे बनता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है तो उसे सामासिक पद कहते हैं। और जैसे चाय नाश्ता, रोज़ी रोटी, पढ़ाई लिखाई, ये हो जाता है। ठीक है, दीर्घ स्वर को उदाहरण से समझाएं, तो दीर्घ स्वर देखिए, एक होता है अल्प स्वर, एक दीर्घ स्वर, यानी जिसमें ज़्यादा समय लगता है बोलने में, तो वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बोलने में कितना टाइम लगा, ज़्यादा लगा। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इसमें कम टाइम लगता है। तो इस तरह से जिसमें एक मात्रा से ज़्यादा का समय लग जाता है वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, तो कहानी शिक्षण जो हो जाता है, इसमें क्या होता है, बच्चों की जो कल्पना शक्ति है वो बढ़ती है, और प्लस इसमें क्या होता है, बच्चों को मज़ा आता है कहानी सुनते हुए। इससे शिक्षा क्या होती है, बहुत ही अच्छे हम बच्चों को दे सकते हैं, और ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है, बच्चे भूलते नहीं हैं। जो आप कहानी सुना देंगे वो बच्चे नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से आप लिख देंगे, इस तरह के क्वेश्चन आए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यानी देखिए वही उलट फेर के बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, तो संयुक्त वाक्य आपको तो पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। संयुक्त वाक्य यानी संयुक्त वाक्य वो हैं जिनमें एक से ज़्यादा उपवाक्य हों। क्या हो, एक से ज़्यादा उपवाक्य होते हैं, लेकिन ये जुड़े किससे होते हैं, लेकिन ये जुड़े होते हैं लेकिन ही से, लेकिन, किंतु, परंतु, ये इनसे जुड़े होते हैं। जैसे आंधी चल रही है और सड़कों पर धूल उड़ रही है, मोहन सो रहा है लेकिन उसका भाई बीमार है, तो क्या हुआ, आंधी चल रही है और से जोड़ दिया, और सड़कों पर धूल उड़ रही है, मोहन सो रहा है लेकिन से जोड़ दिया, लेकिन उसका भाई बीमार है। तो ये सब क्या है, ये संयुक्त वाक्य हैं। और मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, मिश्रित वाक्य वो होते हैं जिसमें प्रधान वाक्यांश सामान्यता हो और एक से ज़्यादा उपवाक्य शामिल हो। जैसे तुमको जल्दी स्कूल जाना चाहिए ताकि तुम्हारा पहला घंटा ना छूटे, तो इसमें क्या हुआ, ताकि से जोड़ दिया। इस तरह से हो जाता है। किसी एक त्यौहार पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति कीजिए, तो किसी एक त्यौहार आपसे पूछा है, ये नहीं कहा है कि राष्ट्रीय त्यौहार या आपके जो त्यौहार होते हैं उनके बारे में, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको जो सही लगे, आपको जो आता हो, आप जो लिख पाते हो वो आप अच्छे से कर देंगे। आप या स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इस तरह के त्योहारों पे लिख देंगे जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, या हमारे जो पर्व होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आप उसमें लिख देंगे अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी बात को क्या करना है, हमको रखना है, यानी अभिव्यक्ति करनी है, दूसरे के सामने क्या करना है, पेश करना है, तो बस पेश कर देंगे। प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, तो प्रश्न सूचक जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं और लास्ट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, और ये चिन्ह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप चिन्ह नहीं लगाएंगे तो वो आपका राइट नहीं माना जाएगा। जब भी आप आए कि क्या सीता सो रही है, तो क्या सीता सो रही है, उसके बाद आपको इस चिन्ह का यूज़ करना ही करना है। भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले श्रव्य एवं दृश्य सहायक सामग्री की उपयोगिता क्या है, तो श्रव्य दृश्य सामग्री यानी
जिससे बच्चा सुनकर भी ज्ञान प्राप्त कर सके और देखकर भी ज्ञान प्राप्त कर सके और सुनकर और देखकर दोनों तरह से ज्ञान प्राप्त कर सके। तो श्रव्य में आ जाती है सुनने वाली, कैसे आ जाती है? श्रव्य में आ जाती है सुनने वाली, जैसे रेडियो आ जाता है। और उसके बाद दृश्य में आ जाती है देखने वाली, दृश्य में आ जाती है देखने वाली, जैसे आपका हो जाता है बुक हो जाती है, ग्लोब हो जाता है, चार्ट हो जाता है, मॉडल हो जाता है। और जो श्रव्य दृश्य हो जाती है, ये आपकी श्रव्य दृश्य हो जाती हैं, दृश्य हो जाती हैं। तो ये आपकी हो जाती है, जैसे आपका टीवी हो जाता है, टीवी हो जाता है, और आपका जैसे मोबाइल हो जाता है, और लैपटॉप हो जाता है, कंप्यूटर हो जाता है। ये सभी आप लिख देंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय यानी पीछे, उपसर्ग यानी आगे। जो शब्द पीछे लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। आप लोग इसको लिख दीजिएगा आराम से। वियोग श्रृंगार का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो वियोग श्रृंगार का एक आपको उदाहरण याद कर लेना और उसको आपको लिखना है। क्रिया किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण दीजिए। वियोग में चलिए देख भी लेते हैं। यहाँ पे वियोग में गोपी ग्वाल गाई गो सुत सब अति ही दीन विचारे सूरदास प्रभु बिनुयो देखियत चंद बिना जो तारे। आप इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद क्रिया किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। क्रिया वो होती है जैसे वे शब्द जिनमें किसी कार्य का होना या कारण पाया जाए वो क्रिया कहलाते हैं। जैसे वो आदमी है, वो पाठ पढ़ती है, ये शब्द से होने का बोध होता है। पढ़ती है शब्द में शब्द से पढ़ने का बोध होता है, अतः वे शब्द क्या हैं? वो क्रिया शब्द हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख देंगे। इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप यहाँ पे आ गया भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हैं, किन्हीं 2 कौशलों के उद्देश्य लिखिए। तो भाषा कौशल के जो भाषा शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से हो जाते हैं? तो सुबोपाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं किन्हीं 2 के बारे में। तो सुनना भाई क्या होता है? आप सुनकर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। सबसे पहला जो आपको स्किल आ रहा है वो आप सुनकर, अगर भाई बच्चा सुनेगा नहीं तो वो क्या करेगा? बोलेगा नहीं। जब सुनेगा ही नहीं तो समझेगा क्या? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और फिर एक और स्किल आप लिख सकते हैं सुनना, फिर बोलने पे आप लिख देंगे अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए, हमको अपनी बात को दूसरों से कहने के लिए। भाई जब तक हम बोलेंगे नहीं तो वो शख्स हमको क्या समझेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो बस यही आपको सब लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रणयार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो यहाँ पे प्रणयार्थक क्रिया तो यहाँ पे प्राणार्थक क्रिया का मतलब ये होता है जिस क्रिया को कर्ता खुद नहीं करता है, किसी दूसरे से करवाता है, उसे क्या कहते हैं? प्राणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या है? अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाते हैं, यानी यहाँ पे अध्यापक कुछ नहीं कर रहे, छात्र से पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या है? प्राणार्थक क्रिया है। मोहित ने दर्जी से कुर्ता सिलवाया, यानी मोहित ने खुद नहीं सिला कुर्ता, उसने क्या किया? दर्जी से कुर्ता सिलवाया। यानी यहाँ पे क्या है? प्राणार्थक क्रिया हो जाती है। किसी एक त्योहार पर अपने शब्द स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। देखिए बार बार घूम फिर के वही आ रहा है क्वेश्चन, यानी कितना इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए भाई। और मुहावरे तथा लोकोक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो मुहावरे और लोकोक्ति यहाँ पे समझ लेते हैं। मुहावरा क्या होता है और लोकोक्ति क्या होती है। ठीक है, तो लोकोक्ति अगर कही जाए तो लोकोक्ति का अर्थ होता है कही हुई बात। तो किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली प्रसिद्ध उक्ति या कथन को लोकोक्ति कहते हैं। जैसे 3 में ना 13 में, यानी महत्वहीन। थोथा चना बाजे घना, असमर्थ व्यक्ति बातें अधिक करता है, तत्वहीन को आडंबर की आवश्यकता होती है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, यानी वास्तविकता से दूर। तो ये आपकी क्या हो जाती है? लोकोक्ति। और यहाँ पे लोकोक्ति और मुहावरा दोनों पूछा जा रहा है, तो मुहावरा भी समझ लेते हैं। मुहावरा क्या होता है? तो मुहावरा होता है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। मुहावरे का शब्दार्थ बोलचाल में बातचीत अथवा अभ्यास करना है। जैसे यहाँ पे हम आपको 1-2 मुहावरे बताते हैं। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, यानी स्वार्थ सिद्ध करना होता है। यहाँ पे राकेश जी अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपसे बड़े प्यार से बात करने लगेंगे। अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना, श्यामू को समझाना बहुत कठिन है, वो तो अक्ल का दुश्मन है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह इस तरह का होता है, जैसे हमने बताया कि हर्ष, शोक, उल्लास, उत्साह, कोई भी ऐसी बात सुनते अरे आश्चर्य से, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था,
वाह मज़ा आ गया। तो ऐसे मतलब आप इस चिन्ह का यूज़ करेंगे, यानी इस तरह से एक लाइन और एक ये बिंदु। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व कि मौखिक भाई हम बोल रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहे हैं, तो हम जब बोलेंगे तभी तो आप सुनेंगे, तो यही मौखिक अभिव्यक्ति है। भाषा शिक्षण में मौन वाचन के महत्व। मौन वाचन यानी जो हम धीरे धीरे से पढ़ते हैं, तेज तेज से नहीं पढ़ते हैं और मन ही मन में पढ़ते हैं। इससे बहुत फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। फ़ायदे ये हैं कि हम धीरे धीरे पढ़ रहे तो ज़्यादा चीज़ों को पढ़ेंगे, थकेंगे कम, लोग हमारे पास में बैठे हैं तो वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। लेकिन इसमें कमियां भी हैं कि अगर गलती में हम गलत हैं वहाँ पे हम त्रुटि का अभ्यास करें, यानी त्रुटिपूर्ण अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही हम सीखेंगे और उसमें कोई हमको बताने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए है, यानी बड़े क्लास के बच्चों के लिए ये हो जाती है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे देख लेते हैं और क्या है। देखिए, क्रिया से आप क्या समझते हैं। फिर वही रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद, 3 होते। गद्य और पद में अंतर, किसी एक राष्ट्रीय पर्व। देखिए फिर सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, पूर्ण विराम तथा विस्मयादि बोधक चिन्ह सब पे डिस्कस कर चुके हैं। आत्मकथा क्या होती है। आत्मकथा यानी अपने बारे में लिखना, किसी आत्मकथा तथा उसके लेखक का नाम लिखे। तो आत्मकथा यानी अपने बारे में हम लिख रहे हैं, तो यही आत्मकथा होती है। तुज़-ए बाबरी तुर्की भाषा में मुग़ल सम्राट बाबर की आत्मकथा है, यानी खुद के बारे में लिखा है इन्होंने। मिश्रित वाक्य एवं संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। तो मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य के बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं कि जिसमें किंतु परंतु ये सब जुड़ा होता है, यही तो होते हैं ना मिश्रित वाक्य। और संयुक्त वाक्य इसी तरह से होते हैं, जैसे कि आपका हो जाता है संयुक्त वाक्य। जैसे मिश्रित वाक्य पहले समझ लेते हैं यहाँ पे एक बार से, इस तरह से मिश्रित वाक्य, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आप लोगों को होता होगा, इसलिए हम बार बार इसको रिपीट कर देते हैं। मिश्रित वाक्य जिसमें प्रधान वाक्यांश सामान्य हो तथा एक से अधिक उपवाक्य शामिल हों। जैसे तुमको जल्दी स्कूल जाना चाहिए ताकि तुम्हारा पहला घंटा ना छूट जाए। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है, किंतु परंतु लेकिन यद्यपि तथापि इनसे जुड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन है, तुज़-ए बाबरी तुर्की भाषा में मुग़ल सम्राट बाबर की आत्मकथा हो जाती है। तो यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद अर्थ के आधार पर तो आपको पता ही है कि 5 प्रकार हैं, वो भी बता चुके हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में भी बता चुके हैं। जीवनी और आत्मकथा। आत्मकथा यानी अपने बारे में लिखना, जीवनी यानी भाई हमारे बारे में कोई लिखेगा तो क्या होगा, पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। आत्मकथा क्या होती है और जीवनी क्या होती है। जीवनी ये होती है कि अगर हम किसी के बारे में जानते हैं और लिख रहे हैं, वो जीवनी होती है। आत्मकथा ये होती है कि हम अपने बारे में, अपने ही बारे में खुद से लिख रहे हैं। तो जीवनी में ये होता है कम सच्चाई होती है। भाई हमारे बारे में कोई पूछेगा तो हम सारी बातें तो नहीं बता देंगे, कुछ ही बातें बताएंगे, तो वही वो जीवनी में लिखेगा। ठीक है, तो इसमें सत्यता कम होती है। आत्मकथा यानी हम अपने बारे में कुछ लिखेंगे तो हमको अपनी हर एक छोटी छोटी बातें पता हैं, तो हम अपने बारे में लिखेंगे, तो यानी आत्मकथा में सच्चाई ज़्यादा होती है। तो आप बस इसी तरह से लिख देंगे। प्रकृति का सुकुमार कवि के रूप में कौन विख्यात है, इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाते हैं और रचनाएं पल्लव, वीणा, युगान, मेघनाद, वध ये सभी हो जाते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है यहाँ पे प्रकृति के सुकुमार कवि, ये तो हो गया। प्रत्येक किसे कहते हैं, ये भी आपका बहुत बार रिपीट हुआ है। और वाक्य में पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह कब प्रयोग किए जाते हैं, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। औपचारिक तथा अनौपचारिक भाषा से आप क्या समझते हैं। औपचारिक भाषा वो होती है जिसके लिए हमें क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन करने पड़ते हैं। जैसे हम कहीं पे बोलते हैं तो जी जनाब से बोलते हैं, यानी कहीं पे गए कि आदरणीय महोदय हमें ऐसा काम है, कृपया करके आप हमारा काम ऐसा कर दें। हमको क्या करना होता है, उसमें कृपया भी लगाना होता है, आदरणीय भी लगाना होता है और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ करना होता है। घर में हम क्या करते हैं, ये सभी चीज़ें नहीं, तो इसमें क्या होता है, बाउंडेशन नहीं होता है। अनौपचारिक जो भाषा होती है, ठीक है, इसमें कोई हमें ये भी नहीं होता है कि कोई जो स्थान है वो निश्चित है, ऐसा कुछ नहीं। हम कहीं पे भी अपने घर में हैं, किसी भी तरीके से बोल रहे हैं, तो इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं लगाए जाते हैं। तो ये अनौपचारिक भाषा होती है। बाकी आपका लेखन में सुलेख का महत्व, सुलेख यानी सुंदर लेख, आप इसके बारे में लिख देंगे। लोकोक्ति और मुहावरा, ये भी हो गया आपका। दीपावली पर 8 पंक्तियाँ, ये भी आपका हो गया। प्रमुख विराम चिन्ह, तद्भव, तत्सम, औपचारिक और अनौपचारिक परिस्थिति में भाषा का प्रयोग अपने विचार में व्यक्त कीजिए, तो इस पे भी हो गया डिस्कशन। और हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के महत्व पर प्रकाश डाली, ये भी हो गया। गद्य एवं पद्य में अंतर भी हो गया। और वाक्य किसे कहते हैं, इनके प्रयोग, ये सारे मतलब लगभग ये सभी
हो चुके हैं आपके, और आप लोग देख लें, देखिए कितनी बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अगर आप ये क्वेश्चन सभी समझ लेंगे तो आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आज यहीं पे सेशन कंप्लीट होता है, इसको यहीं पे विराम लगाते हैं। और आप लोग डिस्कशन क्लास देखना ना भूलिएगा, देखिएगा ज़रूर, क्योंकि डिस्कशन क्लास से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो मिलते हैं हम लोग डिस्कशन क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और